हेलो दोस्तों, मैं यूट्यूब में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग सीटेट एग्जाम के लिए अध्याय 2 यानी सीडीपी से जो है कि अध्याय 2 देखेंगे। पाठ का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, इसमें आपको टोटल जो है कि 21 अध्याय पढ़ना है सीडीपी के लिए। ठीक है, तो इसको यदि अच्छे से पढ़ लिया जाए तो सीटेट क्वालिफाई बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा। बिल्कुल छोटा छोटा चैप्टर है दोस्तों। तो यदि सीटेट एक ही बार में क्वालिफाई करना है तो वीडियो को पूरा पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो है कि टॉपिक पढ़ने के बाद दोस्तों हम लोग इसमें 28 टॉप प्रश्नों को भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हैं, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, पाठ का नाम है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास की अवधारणा। ठीक है, बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक व शारीरिक विकास। विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई, धार्मिक इत्यादि होता है। विकास का संबंध जो है कि गुणात्मक यानी कार्य कुशलता, ज्ञान, तर्क, नवीन विचारधारा एवं परिमाणात्मक लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि तथा अन्य दोनों से है। ठीक है, शिक्षकों को एक निश्चित आयु के सामान्य बालकों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा संवेगात्मक परिपक्वता का ज्ञान होना आवश्यक है, जिसमें वे उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। स्किनर के अनुसार जो है कि विकास एक क्रमिक एवं जो है कि मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। हरलोक के अनुसार बाल मनोविज्ञान का नाम बाल विकास इसलिए रखा गया है क्योंकि विकास के अंतर्गत अब बालक के विकास के समस्त पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, किसी एक पक्ष पर नहीं। क्रो के अनुसार बाल मनोवैज्ञानिक, ठीक है, अध्ययन की वह शाखा है जिसमें जन्म से जो है कि परिपक्वावस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत का वर्णन जो है कि निम्न प्रकार से किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार है। निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अंतर्गत यानी विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु उपरांत तक चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्वता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि एवं विकास के संबंध में विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं, और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। किसी के विकास की गति तीव्र और किसी की मंद होती है। गेसल के अनुसार दो व्यक्ति समान नहीं होते हैं, परंतु सभी बालकों में विकास का क्रम समान होता है। विकास क्रम की जागरूक यानी एक रूपता। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त व्यक्ति अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एकरूपता के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों के गतिमान
और भाषा विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वृद्धि, यानी अगला पॉइंट है हम लोग का वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। ठीक है, विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। ठीक है, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए अपने हाथों से कुछ चीज पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर हाथ मारने या फैलाने की कोशिश करते हैं यानी करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आंखों और वात्र तक जो है कि सीमित हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट है परस्पर संबंध। परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार ठीक है, सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास यानी संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम होने वाला विकास अन्य सभी आयामों से होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए जिन बच्चों में औसत अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक और मानसिक विकास की दृष्टि से भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर एक क्षेत्र में पाई जाने वाली कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। ठीक है, यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। अगला पॉइंट है व्यक्तित्व अंतर का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार जो है कि बालकों का विकास वृद्धि उनकी अपनी व्यक्तित्व के अनुरूप होती है। यह अपनी यानी वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि एवं विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से अन्य बालकों के समान नहीं होता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा अगला। ठीक है, अगला नंबर है एकीकरण का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। ठीक है, इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग की यानी अंग को और फिर संपूर्ण अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर आगे बढ़ते हुए विशिष्ट जो है कि प्रतिक्रियाओं तथा कोशिशों को ठीक है एक साथ प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए एक बालक दूसरे यानी पहले बालक यानी एक बालक जो है कि पहले पूरे हाथ को फिर अंगुलियों को फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। अगला पॉइंट है 9 विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। एक बालक की अपनी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि आकार प्रकार आगे किस प्रकार का होगा। इस तरह बालक की इस समय की मानसिक ठीक है मानसिक जो है कि पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। मानसिक योग्यताओं के ठीक है मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।
अगला पॉइंट है 10, विकास की दिशा का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत वातावरणीय कारकों से प्रभावित होती है। कुप्पुस्वामी ने इस सिद्धांत की व्याख्या करते हुए कहा है कि बालक का विकास समीप दूराभिमुख एवं सिर पदाभिमुख जो है कि दिशा में के क्रम में होता है। समीप दूराभिमुख दिशा, इसके अनुसार विकास का क्रम शरीर के केंद्र से बाहर की ओर होता है। उदाहरण स्वरूप पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, उसके बाद भुजाओं, हाथ तथा हाथ की अंगुलियों, तत्पश्चात इन सब का पूर्ण रूप से विकास होता है। नेक्स्ट हमारा है सिर पदाभिमुख दिशा। ठीक है, इस दिशा के अंतर्गत विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। उदाहरण स्वरूप सबसे पहले बालक अपने सिर एवं भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीख पाता है, उसके बाद पैरों की, इसके बाद ही वह भली भांति बिना किसी सहारे खड़ा होना एवं चलना सीखता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 11, विकास लंबतः सीधा, जो कि यानी विकास लंबतः सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। बालक का विकास लंबतः सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और अस्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ते हैं। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपने विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को अस्थायी रूप दिया जा सके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 12, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार यानी इसके प्रतिपादक यानी आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत के प्रतिपादक जॉन डोनाल्ड नील मिलर हैं। ठीक है, पुनर्बलन से यह तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का आगे बढ़ना। यह सतत पुनर्बलन की ओर अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, चूंकि पुनर्बलन माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में वृद्धि और विकास की जो कि प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहाँ आधार का कार्य करता है, वहाँ वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक है। अगला टॉपिक है हमारा जो कि बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व। ठीक है दोस्तों, बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों की स्वभागवत विशेषताओं, रुचियों एवं क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से वृद्धि एवं विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। बाल विकास के सिद्धांतों से हमें यह जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है। यह उचित शिक्षण विधि अपनाने एवं विद्यार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में शिक्षकों की सहायता करती है। बालकों की वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से बालकों की भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफी हद तक संभव होता है। इस तरह बाल विकास के सिद्धांतों की जानकारी बालकों की मार्गदर्शन
परामर्श एवं निर्देशन में सहायक होकर उनके भविष्य निर्माण में प्रमुख भूमिका निभाती है। वृद्धि और विकास की सभी दिशाएं अर्थात विभिन्न पहलू जैसे मानसिक विकास, शारीरिक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास आदि परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। इस बात का ज्ञान शिक्षकों और अभिभावकों को बाल के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देने के लिए प्रेरित करता है। बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान से बालक की रुचियों, अभिरुचियों, क्षमताओं इत्यादि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं सामान्य सारणी के निर्माण में सहायता मिलती है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को हो तथा बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो। बालक विकास यानी बाल विकास का अध्ययन शिक्षकों को इस बात की स्पष्ट जानकारी दे सकता है कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिकी तथा वातावरण किस सीमा तक किस रूप में उत्तरदायी ठहराए जा सकते हैं। यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्वों का सही ढंग से पालन करने में सहायक होती है। किस अवस्था विशेष बालक के विकास का क्या सामान्य स्तर होना चाहिए, इस बात के ज्ञान से अध्यापक को अपने शिक्षण के उचित नियोजन में पूरी सहायता मिलती है। विकास स्तर की दृष्टि से वह बालकों को सामान्य, अति सामान्य तथा सामान्य से नीचे जैसी श्रेणियों में विभाजित कर सकता है तथा फिर उनकी शिक्षा एवं समायोजन व्यवस्था को उनके उपयुक्त रूप में ढालने का प्रयत्न कर सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, बाल विकास को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? निम्नलिखित दो कारक हैं। ठीक है दोस्तों, एक है आंतरिक कारक, दूसरा है बाह्य कारक। ठीक है, आंतरिक कार्य के बारे में जानते हैं पहले। तो आंतरिक कार्य के बारे में दोस्तों, बाल विकास को आंतरिक कारक बहुत हद तक प्रभावित करते हैं जो कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण आधार निर्मित करते हैं। आंतरिक कारक निम्न प्रकार से होते हैं। वंशानुगत कारक बालक के रंग, रूप, आकार, शारीरिक गठन, ऊंचाई इत्यादि के निर्धारण में उसके वंशानुगत गुणों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। बालक के आनुवंशिक गुण उसकी वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करते हैं। शारीरिक कारक जो बालक जन्म से ही दुबले पतले, कमजोर, बीमार तथा किसी प्रकार की शारीरिक समस्याओं से पीड़ित रहते हैं, उनकी तुलना में सामान्य एवं स्वस्थ बच्चे का विकास अधिक होना स्वाभाविक ही है। शारीरिक कमियों का स्वास्थ्य पर ही नहीं अपितु वृद्धि एवं विकास पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कई बार किसी दुर्घटना के कारण शरीर को भी क्षति पहुंचती है और इस क्षति का बालक के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि को अधिगम यानी अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, तो बुद्धि को अधिगम, सीखने की योग्यता, समायोजन और योग्यता, निर्णय लेने की क्षमता इत्यादि के रूप में परिभाषित किया जा सकता है यानी किया जाता है। जिस प्रकार बालक के सीखने की गति अधिक होती है उसी प्रकार उसका मानसिक विकास भी तीव्र से होगा। बालक अपने परिवार, समाज एवं विद्यालय में अपने विकास यानी अपने आप को किस तरह समायोजित कर रहा है यानी करता है, यह कि उसकी बुद्धि पर निर्भर करता है। संवेगात्मक कारक बालक में जिस प्रकार के संवेगों, भावों का जिस रूप में विकास होगा वह उसके सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक तथा भाषा संबंधी विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। यदि बालक अत्यधिक क्रोधित या भयभीत रहता है अथवा यदि उसमें ईर्ष्या वैमनस्यता की भावना अधिक होती है
तो उसके विकास की प्रक्रिया पर इन बालक यानी इन सब का प्रतिकूल प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। संवेगात्मक रूप से असंतुलित बालक पढ़ाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पाते, ठीक है, जिसके फलस्वरूप उनका मानसिक विकास भी प्रभावित होता है। सामाजिक नेक्स्ट है बाह्य कारक। तो बाह्य यानी बालक के विकास की प्रक्रिया को प्रभावित करने में उपयुक्त आंतरिक कारकों के साथ ही निम्नलिखित का बाह्य कारक की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि इस प्रकार हैं। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एवं परिवेश। गर्भावस्था में माता को अच्छा मानसिक एवं शारीरिक जो है कि स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उसमें न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की बुनियादी भी मजबूत होती है। ठीक है, जीवन की घटनाओं का बालक के जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि बालक के साथ अच्छा व्यवहार हुआ है तो उसके विकास की गति सही होगी, अन्यथा उसके विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जिस बच्चे को उसकी माता ने अपने बचपन में ही छोड़ दिया हो, वह माँ के प्यार से वंचित हो जाएगा। ऐसी स्थिति में उसका सर्वांगीण विकास प्रभावित। नेक्स्ट है हमारा भौतिक वातावरण। ठीक है, भौतिक वातावरण, बालक का जन्म किस परिवेश में हुआ है, वह किस परिवेश में किन लोगों के साथ रह रहा है, इन सब का प्रभाव उसके विकास पर पड़ता है। परिवेश की कमियों की प्रदूषणों, भौतिक सुविधाओं का अभाव इत्यादि कारणों से भी बालक का विकास प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। सामाजिक आर्थिक स्थिति, बालक की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का प्रभाव भी उसके विकास पर पड़ता है। निर्धन परिवार के बच्चों को विकास के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं होते हैं। अच्छे विद्यालय में पढ़ने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने इत्यादि का अवसर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को नहीं मिलता है। इसी के कारण ठीक है उनका विकास संतुलित नहीं होता। शहर के अमीर बच्चों को गांव के गरीब बच्चों की तुलना में बेहतर सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण मिलता है, जिसके कारण उनका मानसिक एवं सामाजिक विकास स्वाभाविक रूप से अधिक होता है। नेक्स्ट है बाल मनोविज्ञान। ठीक है, बाल मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत बालकों के व्यवहार, स्थितियों, समस्याओं तथा उन सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है जिसका प्रभाव बालक के व्यवहार एवं विकास पर पड़ता है। इसके अंतर्गत बालकों के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। यह शिक्षकों को शिक्षण की प्रतिक्रिया में सहायता करता है तथा बालकों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रो के अनुसार जो है कि बालक यानी बाल मनोविज्ञान को इस प्रकार परिभाषित किया जाता है कि बालक यानी बाल मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक अध्ययन है जिसमें बालक के जन्म के पूर्व ठीक है काल से लेकर उसकी किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है थॉमसन के अनुसार। तो थॉमसन के अनुसार दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उसका उचित समय पर उचित ढंग से विकास हो सके तो हर बच्चा एक सफल व्यक्ति बन सकता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट हमारा है बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व। ठीक है, बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों के स्वभाव एवं विकास को समझने के बाद उनको एक शिक्षित जो है कि करने की प्रतिक्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, मनोविज्ञान बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में सहायक होता है। बच्चों को समय समय पर निर्देशन की आवश्यकता होती है। इस निर्देशन के द्वारा ही ठीक है
उनकी रुचियों के अनुरूप विभिन्न कौशलों का विकास किया जा सकता है। बाल मनोविज्ञान की सहायता के बिना बाल निर्देशन संभव नहीं है। बाल मनोविज्ञान की सहायता से बालकों के व्यवहार के अध्ययन के बाद विद्यालय एवं घर के वातावरण को बच्चों के अनुकूल उपयुक्त बनाने में सहायता मिलती है। बाल मनोविज्ञान, ठीक है, बालकों के व्यवहार एवं उसके कारणों के बारे में बताता है, इसलिए बालकों की आदतों एवं व्यवहार में सुधार करने में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। बाल मनोविज्ञान के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का अध्ययन कर उसके भविष्य के बारे में बताया जा सकता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उससे बेहतर भविष्य के लिए सलाह दी जा सकती है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन प्राथमिक शिक्षक के लिए अति आवश्यक है ताकि वे बालकों को सही तरीके से पढ़ा जा सके। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टॉपिक हमारे। अब चलिए इस टॉपिक से ही हमको 28 टॉप प्रश्न मिलेंगे और उसका आंसर बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग देते हैं। ठीक है, तो चलिए प्रश्न। सवाल नंबर पहला है स्क्रीन पे आपके सामने, आप लोग यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता अवस्था तक, ठीक है, परिपक्व अवस्था तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह कथन किसका है ये आपको बताना है। तो दोस्तों यह कथन जो है कि क्रो एवं क्रो का है। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, आपका राइट आंसर। दूसरा सवाल स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है दोस्तों। एक बालक का विकास माँ के गर्भ से प्रारंभ होकर जीवन की प्रत्येक अवस्था से होते हुए मृत्यु उपरांत तक, ठीक है, मृत्यु पर्यंत तक निरंतर चलता रहता है। यह विचार बाल विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सवाल नंबर 3 स्क्रीन पे आपके सामने। मानव जीवन के एक क्षेत्र में पाई जाने वाली समस्या कमियां दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यह विचार विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत। परस्पर संबंध का सिद्धांत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, सवाल नंबर 4। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा परस्पर संबंध का सिद्धांत यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5 स्क्रीन पे आपके सामने। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा एकीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा जो है कि विकास की दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 8। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ बिल्कुल देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए में है विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, सही बात है दोस्तों। उसके बाद विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, बिल्कुल सही बात है।
उसके बाद एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। यानी ये भी सही है दोस्तों, यानी ए बी सी ये सही है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 4 विल बी करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 9 स्क्रीन पे आपके सामने। आंशिक पुनर्बलन सिद्धांत के संदर्भ में सत्य यानी कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ऑप्शन ए में है, इसके जो प्रतिपादक हैं जॉन डोनाल्ड नील मिलर है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन बी में है, इससे किसी अनुक्रिया को बार बार जो कि दोहराने की संभावना पड़ती है, भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और पुनर्बलन के माध्यम से नवीन प्रतिक्रियाओं को जन्म मिलता है, यानी ऑप्शन ए बी सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी आप यहाँ पे टिक लगाना चाहें तो ऑप्शन नंबर 4 पे टिक लगा दीजिएगा, क्योंकि ए बी सी ये तीनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सवाल नंबर 10 स्क्रीन पे आपके सामने। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये भी सही है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण यानी शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बी भी हो जाएगा। बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक, ठीक है, वातावरण के निर्माण के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी सी, इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर 11 स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है? दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं, बुद्धि ये भी बिल्कुल सही है, शारीरिक कारक ये भी सही है, आनुवंशिक कारक ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए बी सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 12 स्क्रीन पे आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है? दोस्तों ऑप्शंस में आर्थिक स्थिति ये भी सही है, सामाजिक स्थिति ये भी सही है, जीवन की घटना ये भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 13 स्क्रीन पे आपके सामने। शिक्षक बाल मनोविज्ञान के द्वारा बालकों की, ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार दिया हुआ है, बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति जानकर लेकर शिक्षा देता है, ऑप्शन नंबर यानी सी भी सही, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी विल बी करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर 14 स्क्रीन पे आपके सामने। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 14 है, शिक्षा मनोविज्ञान का यानी शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, तो दोस्तों मानव व्यवहार का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जा सकता है? तो दोस्तों बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 स्क्रीन पे आपके सामने। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है? तो दोस्तों यह जो है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने। माफ कीजिएगा यहाँ पे दोस्तों विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए, यानी क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाल जो है कि, ठीक है, चलिए ठीक है, हाँ ठीक है, राइट है दोस्तों, प्राथमिक शिक्षक के लिए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है, यह आवश्यक है कि उसके खाली स्थान की जानकारी शिक्षक को हो? तो दोस्तों व्यवहार का, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 18। निम्नलिखित में से किसी बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? तो दोस्तों शिक्षक की आर्थिक जो है कि प्रगति में सहायक, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सवाल नंबर 19। निम्न में से निम्न को सुमेलित करना है, ठीक है, आपको इसको मिलाना है दोस्तों। देखिए ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यानी सिद्धांत विकास का सिद्धांत, इधर दिया हुआ है वर्णन। तो परस्पर संबंध ये में दिया है कि परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसके प्रतिपादक कौन है दोस्तों? तो ऑप्शंस कुछ इस प्रकार आपके सामने दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मिलाया भी गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा, शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं भौतिक विकास में भी पीछे रह जाते हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
और बी का हो जाएगा जो कि व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। इसके जो प्रतिपादक है वर्णन है, यानी इसका जो वर्णन है, कोई भी बालक वृद्धि एवं विकास की दृष्टि से अन्य बालकों के समान। चलिए सवाल नंबर 24 है, विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा विकास परिपक्व और अधिगम पर आधारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 25, शरीर के केंद्रीय भाग से जो है कि परिधियों जो कि अंगकाओं की ओर का विकास दर्शाता है। तो दोस्तों और जो है कि विकेंद्रित विकास के सिद्धांतों को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने सवाल नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो दोस्तों विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर जो है कि 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे आपके सामने, विकास का जो है कि शीर्षगामी सिद्धांत प्रतिपादित करता है कि, ठीक है, विकास शीर्ष से पैर की ओर होता है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब है। और चलिए 28वां सवाल देखते हैं और इस सेशन का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, जो कि अधोगामी सिद्धांत को निम्नलिखित में से किस उदाहरण में दर्शाया गया है। तो दोस्तों ये जो है कि शिशु पहले अपने धड़, फिर अपने हाथ और फिर हिलाना सीखते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए टॉपिक के साथ जो है कि क्वेश्चन भी करा दिए, ठीक है, और इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है दोस्तों इस टॉपिक से। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़कर सुनकर तो ही क्वेश्चन को हल करें। ठीक है दोस्तों, चलिए अध्याय 3 के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिए।